हेलो दोस्तों, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 2। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न नाभिकों में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसने पूछा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मैं बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला दिया है फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है C613। तो ये क्या है, परमाणु क्रमांक। यह है परमाणु क्रमांक और 13 क्या है, परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको याद रखना। फिर इसमें निकालना अपने को प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या फर्स्ट में हो जाएगा 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 6। तो सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 6। प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। यहां पे ध्यान देखना, परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। मैं यहां पे लिख देता हूं, परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अपने को निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। इसको इस तरफ ले आओ, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें क्या दिया है, परमाणु भार क्या दिया है, परमाणु भार दिया है 13 और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएगी, 7। ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार सेम देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मैग्नीशियम 1224। मैग्नीशियम 1224। तो ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोटॉनों की संख्या बराबर 6, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 12। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु क्रमांक ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो यहां परमाणु भार कितना है,
यहाँ परमाणु भार है 24, यहाँ परमाणु भार है 24 माइनस कितना, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या है 12, प्रोटॉनों की संख्या 12, तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा 12। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है Fe 1656 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका प्रोटॉनों की संख्या इसमें हो जाएगा 16, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ परमाणु भार दिया है 56, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या दिया है 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 40। इसी प्रकार देखना फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, SR 3888, तो यहाँ पे देखना प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु क्रमांक क्या दिया है 38, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 38, और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु भार दिया है यहाँ पे 88 माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या दिया है 38, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 50। समझ में आया, ये कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, फिर क्वेश्चन अपने आप बनता ही जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 81 है और वह प्रोटॉनों की अपेक्षा 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा रखता है, यहाँ पे और आएगा ज़्यादा, वह प्रोटॉनों की अपेक्षा 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा रखता है, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या बताए मतलब परमाणु भार, दे दिया है 81 और बोला है प्रोटॉनों की अपेक्षा 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा रखता है, प्रोटॉनों की अपेक्षा 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा रखता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या x है, माना प्रोटॉनों की संख्या x है, माना प्रोटॉनों की संख्या x है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे देखना, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या है प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% ज़्यादा, तो पहले तो जितना प्रोटॉन है उतना तो होगा ही, फिर इससे 31.7% और ज़्यादा, 31.7% ऑफ x, मतलब x का 31.7% ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट को हटाते हैं 31.7/100 x,
फिर क्या हो जाएगा, x 100 को हटाते हैं तो 100 को हटाएंगे तो क्या होगा, 0.2 स्थान और पीछे खिसक जाएगा 7x। फिर क्या करते हैं, अब इसको जोड़ते हैं तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.317x। ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे दिया है परमाणु भार, और परमाणु भार क्या होता है, हम जानते हैं परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखना परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार दिया है 81, और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या हमने लिया है x। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है 1.317x। तब ये दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2.317x। फिर अब x को इस साइड लेके 2.317 को कर दो नीचे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 34.95। इसको सॉल्व करके देख लेना आप, ये आ जाएगा 34.95। ये क्या है, किसके लगभग है, ये है 35 के लगभग। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा 35। यही पूछा है कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक बराबर 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, फर्स्ट दिया है, थर्ड में फर्स्ट पार्ट है H2+। इसने पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, लेकिन यहाँ पे H2 है, मतलब दो हाइड्रोजन है, H2 है, तो H2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, H2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। और यहाँ पे लगा है प्लस चिन्ह, यहाँ पे लगा है प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह मतलब इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता है मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। तो ये अब अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है। तो H2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 - 1 इक्वल टू 1। H2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, H2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1। इसी तरह देखते हैं तीसरा का सेकंड क्वेश्चन। इसने बोला है He मतलब होता है हीलियम। हीलियम में कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 2, इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2। अगर इसी में क्वेश्चन रहता He2 अगर होता तो बोल रहा हूं, अगर होता He2 तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती,
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती 2 गुना 2, क्योंकि एक हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो 2 हीलियम लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। इसको याद रखना। फिर देखना थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन। तो सबसे पहले याद रखना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 8, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 8 और उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है 8। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 O2 में 2 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 16। अब ध्यान रखना इसमें लगा है माइनस आयन, इसमें लगा है माइनस आयन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये किसी दूसरे तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो O2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 16 + 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ग्रहण कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे लगा है माइनस आयन। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17। इसी प्रकार देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूरेनियम 92 238 परमाणु में उपस्थित नाभिकों की संख्या होगी, परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इससे फिर से न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसको निकालना हम सीख चुके हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक क्या दिया है, परमाणु क्रमांक दिया है 92, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 92 238। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया है 92, परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार दिया है 238। परमाणु क्रमांक है 92, तो प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी 92। प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 92, और निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु भार कितना है 238 माइनस प्रोटॉनों की संख्या है 92। इसको सॉल्व करो 146, तो इसमें हो जाएगा 146। इसमें ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, विकिरण की द्वैती प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, विकिरण की द्वैती प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो इसको ध्यान रखना कि सिंपल याद रखना है कि विकिरण की द्वैती प्रकृति डी ब्रोंगली के द्वारा प्रस्तावित की गई है, विकिरण की द्वैती प्रकृति डी ब्रोंगली के द्वारा प्रस्तावित की गई है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। तो हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, मैं बताया था, प्रोटियम, ड्यूरेटियम और ट्राइटियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1 1 1 और परमाणु भार होता है 1 2 और 3। तो
समस्थानिक बोला है, समस्थानिक में क्या होगा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा। तो क्या होगा, इसमें परमाणु क्रमांक सेम है तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। फिर उसके बाद बोला है समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह भी गलत है। सभी समस्थानिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी अगर, तो उसका परमाणु क्रमांक समान होगा, उसका परमाणु भार समान होगा और परमाणु क्रमांक भी समान होगा, तो वो समस्थानिक होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। हम जानते भी है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूरेटियम और ट्राइटियम। इसमें होता है प्रोटॉन कितना होता है इसमें, एक एक एक, और न्यूट्रॉन होता है 0 1 1 और 2। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यही पूछा था इसमें। तो ये हो गया दोस्त 6 क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रतिनिधि तत्व होगा। निम्न में से कौन सा तत्व प्रतिनिधि तत्व होगा। तो जब मैं आवर्त सारणी पढ़ा रहा था तब बताया था कि प्रतिनिधि तत्व कौन से ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। प्रतिनिधि तत्व पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। पी ब्लॉक में 6 वर्ग होता है, उनमें से जो शुरू के 5 वर्ग है, मतलब कि 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15 वर्ग, 16 वर्ग और 17 वर्ग, इन 5 वर्ग को कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। तो देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है एफी, एफी मतलब फेरस, फेरस एफी पाया जाता है डी ब्लॉक में, एफी पाया जाता है डी ब्लॉक में, तो ये प्रतिनिधि तत्व नहीं है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम आता है एस ब्लॉक में, तो यह भी प्रतिनिधि तत्व नहीं है। उसके बाद आता है बेरियम, बी, बेरियम भी एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में आता है, तो यह भी प्रतिनिधि तत्व नहीं है। तो लास्ट बचा नाइट्रोजन, जो कि पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है और 15वें वर्ग में आता है, यही है प्रतिनिधि तत्व। तो डी हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि आवर्त नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। आवर्त नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। तो इसको भी मैं जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि सबसे पहले आवर्त नियम दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और क्या बोला था मेंडलीफ ने कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन भोसले नाम के वैज्ञानिक ने इसको गलत प्रूव कर दिया और बोला, और नया नियम दिया और बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्पश्चात बोर्ड ने सभी तत्वों को एक ब्लॉक के रूप में, एक टेबल के फॉर्म में प्रदर्शित किया, जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त का नियम। तो आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था। आवर्त नियम दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा। यहाँ पे मेंडलीफ ने दिया है, यहाँ पे दिया है मेंडलीव, उसी का नाम है, एक ही आदमी है, उसको अलग अलग राइटर अलग अलग नाम से लिख देते हैं अलग अलग बुक में। तो यहाँ पे याद रखना क्या आएगा, आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया है, मेंडलीफ के द्वारा। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम मैं बताया था कि क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर कम होगी। तो इसमें क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है और फास्फोरस दिया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस। तो ऑक्सीजन आता है 16वें वर्ग में, फ्लोरीन आता है 17 वर्ग में और नाइट्रोजन आता है 15 वर्ग में, फास्फोरस भी आता है 15 वर्ग में। क्या होता है, बाएं से दाएं जाएंगे जब आवर्त सारणी में तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, मतलब जो वर्ग
सबसे लास्ट में आएगा, जो तत्व सबसे लास्ट वाले वर्ग में आएगा उसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। मतलब कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगा। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यह 17वें वर्ग में आता है और 5 से आ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, जो कि 16वें वर्ग का तत्व है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 15 वर्ग वाले तत्व। तो यहाँ पे 15 वर्ग वाले दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस। तब अब देखेंगे कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो नाइट्रोजन पहले आता है, फिर आता है फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से ज़्यादा हो जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये ऑप्शन नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में किस प्रकार कक्षकों को भरा जाता है? तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग नियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ऑफ-बाउ का सिद्धांत कक्षकों को भरने के लिए ही दिया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ाने वाला हूं कि ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या होता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, हूर्न का नियम क्या होता है और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग नियम के बारे में, जैसे कि ऑफ-बाउ सिद्धांत, हाइजेनबर्ग सिद्धांत, हूर्न का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों।